polymer sector, we will discuss one more theoretical chapter and you can say important. बहुत आसान चैप्टर है, बस इसमें आपको 10 to 15 डिफरेंट मेडिकल के नाम याद रखने हैं, मेडिसिन के. तो नेक्स्ट चैप्टर इज केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ. राइट डाउन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ. तो कुछ बेसिक टर्म जो है वो हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले व्हाट इज ड्रग. तो अभी ये नाम काफी प्रचलन में है, इजंट इट. एक तो सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद और फिलहाल शाहरुख खान के बेटे की वजह से. और उससे पहले अभी अडानी वाला भी एक केस आया था जहां पे एक गुजरात के पोर्ट पे काफी ज्यादा मात्रा में ड्रग्स मिला. तो ड्रग्स क्या होता है? ड्रग्स पहले सुने ध्यान से. ड्रग्स वो कंपाउंड है जो खुद लोअर मोलिकुलर मास का होता है और हायर मोलिकुलर मास कंपाउंड के साथ कंबाइन करके एक्शन दिखाएगा. नोटेड. तो अब एक्शन क्या होंगे वो हम इस चैप्टर में देखेंगे. राइट डाउन डेफिनेशन. लो मोलिकुलर मास कंपाउंड. लो मोलिकुलर मास कंपाउंड which interact with macromolecular target, which interact with macromolecular target to give response. Fine. तो क्या हुआ? drugs is low molecular mass compound which interact with target to give response. अब response जो है वो वेरी करेंगे. क्लियर? कुछ हार्मफुल रेस्पॉन्स भी होंगे और कुछ यूजफुल रेस्पॉन्स भी. नाउ राइट डाउन नोट. कैन वी कॉल all medicine as drugs or all drugs are medicine? Which is correct? All medicines are drugs or all drugs are medicine? Yes, all medicines are drugs. Write down. All medicines are drugs, but all drugs are not medicine. All medicines are drugs, but all drugs are not medicine. Next, one more term, that is chemotherapy. Next term is chemotherapy. Now, what is chemotherapy? The use of medicine for therapeutic effect. Now, what is therapeutic effect? To treat any disease. यदि किसी दवाई के लिए, किसी बीमारी को ट्रीट करने के लिए हम केमिकल का यूज करें तो उसको क्या कहेंगे? केमोथेरेपी. राइट डाउन. यूज ऑफ केमिकल फॉर therapeutic effect. Now, what is meaning of this word? This means to treat disease. To treat disease. किसी भी डिजीज को ट्रीट करने के लिए जब हम केमिकल का यूज करते हैं, that is known as therapeutic effect, and the use of chemical for any disease is chemotherapy. Next, write down classification of drugs. Classification of drugs. So there are overall 4 classifications are there on different basis. ओवरऑल 4 क्लासिफिकेशन होते हैं. तो सबसे पहले देखिए, द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट. राइट डाउन. बेस्ड ऑन pharmacological effect. This is the first classification, pharmacological classification. Second is drug action. Based on drug action, किस तरह से ड्रग जो है वो एक्शन लेता है. First is pharmacological effect. Second is based on drug action. Number third is based on the structure.
classification based on structure. And number 4, last, is classification based on molecular target. Based on molecular target. तो इस तरह से डिफरेंट नेसेसिटी की तरह से ये जो ड्रग्स है 4 तरह से क्लासिफाइड है. फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट based on drug section, next is based on the structure, and last is based on molecular target. Okay, इसके बाद स्टार्ट करते हैं. So these are the 4 classification: pharmacological effect, drug section, structure and molecular target. इसमें यहाँ से कुछ भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बेसिक टर्म है. ये आपको बोर्ड में पूछी जा सकती है. नीट और जेई के अंदर जो पिछले सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, दैट इज रिलेटेड टू द नेम्स ऑफ मेडिसिन. क्लियर. अब देखिए ड्रग्स जो है बेटा ये फिर फर्दर 2 तरह से क्लासिफाइड है, दैट इज एंटागोनिस्ट एंड एगोनिस्ट. राइट डाउन. यहाँ पे भी 2 टर्म आएगी, दैट इज एंटागोनिस्ट एंड एगोनिस्ट. व्हाट इज मीनिंग ऑफ एंटागोनिस्ट? एंटागोनिस्ट का मतलब होगा कि जो ड्रग्स है वो रिसेप्टर से बाइंड करेगा और फिर एक्शन शो करेगा. गॉट इट. यहाँ पे पहले ड्रग्स रिसेप्टर से बाइंड होगा, फिर एक्शन शो करेगा, और यहाँ पे डायरेक्टली एक मैसेंजर का काम करेगा. क्लियर. नाउ राइट डाउन व्हाट इज एंटागोनिस्ट. drug will bind to the receptor. Drug will bind to receptor site. Drug will bind to receptor site and inhibit natural function. Inhibit मतलब लगाएगा. That is inhibit natural function. Write down agonist. They are natural messenger. They are natural messenger by switching. They are natural messenger by switching. Switch कर जाएंगे without any binding. ये बाइंड करते हैं और ये बाइंड नहीं करते, बस ये मेजर डिफरेंस है. क्लियर. नाउ अब हम डिस्कस करेंगे बेटा जो भी केमिकल्स हैं जो डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं. इन दैट नंबर 1 इज एंटासिड. एंटासिड ये आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा. व्हाट इज एंटासिड? सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड टू कंट्रोल एसिडिटी. क्लियर. Write down. These are the chemicals. These are the chemicals which are used to control acidity. बताओ कोई एग्जांपल एंटासिड का. Which one? हाँ एग्जांपल एंटासिड. यस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. वेरी गुड. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बिल्कुल सही है. डाइजीन भी एक टैबलेट है, बिल्कुल सही है. जेंटेक हो गया. हैव यू हर्ड जेंटेक? यस, जेंटेक जो है वो हाल फिलहाल में बंद की गई है. गेटिंग माई पॉइंट. जेंटेक को मैं काफी क्लोज से जानता हूँ. पूछू कैसे? ठीक, जब कभी भी कुछ माल बनता है घर में, मीन बेसन की चीज या कुछ भी फ्राई चीजें, तो एसिडिटी के चांस ज्यादा रहता है. तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. वेरी गुड बेटा. क्लियर. तो घर वाले क्या करते हैं,
आदत पड़ गई। सुबह खाने के बाद एक जेंटेक टेबलेट, शाम को खाना खाने के बाद 2 टाइम, और फिर और कभी पेट में गड़बड़ हो वो तीसरा टाइम। तो दीज आर टू मच हार्मफुल, बहुत ज्यादा घातक होती है। इसीलिए ये जेंटेक जो है इसको बंद कर दिया गया, और इसका एक नया वर्जन और निकला। मीन्स जैसे एक पहले आता था कफ सिरप में कोरेक्स, आपने सुना हो तो, कोरेक्स कफ सिरप, ठीक है। कोरेक्स जो था बेटा, ये भी मैंने बहुत क्लोज से देखा है। मीन्स इन माई स्कूल टाइम, जहाँ पे मैं स्कूलिंग करता था, तो काफी लंबी स्टोरी है, शॉर्ट में बताता हूँ। तो 9th में मैंने बार ज्वाइन किया था। जहाँ मैं रहता था किराए पे, वहाँ पे पास में एक आदमी था, वो कोरेक्स दिन में 2-3 खत्म कर देता। हाउ मच? 2 to 3। और वो जो 2-3 खत्म करता है वो एक ही टाइम पे करता, मीन्स ऐसे नहीं है कि ढक्कन ढक्कन। तो 2 पूरी शीशी खत्म, और फिर किसी को डाउट भी नहीं हो घर में, कुछ और तो आया नहीं, बस कोरेक्स ही घर में। क्लियर? तो कोरेक्स का ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था कि उसमें अल्कोहल कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण वो और पर्पज के लिए भी लोग काम में लेते हैं आमतौर पे। तो इसी कारण कोरेक्स बंद कर दी गई। उसके बाद बाकी बहुत सारी सिरप्स होती हैं। उसके बाद कोरेक्स का नया फॉर्मूला आया, दैट इज कोरेक्स डीजी या कोरेक्स 100 ऐसा करके। अभी भी कोरेक्स है बाजार में, बट उसका अल्कोहल कंटेंट कम। तो नेक्स्ट इज एंटासिड। डेफिनेशन लिखी सभी ने। तो यूज टू कंट्रोल एसिडिटी, इसका एग्जांपल NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसी को हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट होता है बेटा मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH के साथ एल्यूमिनियम निकालते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट। MgOH के साथ साथ Al भी डालते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक और टर्म आती है बेटा, एंटी हिस्टामिन। राइट डाउन व्हाट इज एंटी हिस्टामिन। इसी के अंदर एंटासिड के अंदर कंटिन्यू, एंटी हिस्टामिन। नाउ एंटी हिस्टामिन से पहले हमें समझना पड़ेगा हिस्टामिन क्या होता है। जैसे एंटासिड किस लिए जरूरत हुई, क्योंकि बॉडी में स्टोमक के अंदर HCl प्रोड्यूस होता है, पता होगा सभी को। छाती के अंदर, स्टोमक के अंदर एग्जैक्टली HCl प्रोड्यूस होता है, और वो फूड को डाइजेस्ट करने में काम आता है। तो समहाउ यदि इनडाइजेशन हो तो वो एसिड स्टोर हो जाएगा, और उसके कारण एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है। क्लियर? तो उस एसिडिटी को कम करने के लिए हम क्या काम में लेते हैं? एंटासिड। गुड इट। नाउ हिस्टामिन को खत्म करने के लिए क्या काम में लेंगे? एंटी हिस्टामिन। नाउ जो हिस्टामिन होता है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ HCl। जो स्टोमक के अंदर HCl प्रोड्यूस होता है उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? हिस्टामिन। राइट डाउन। हिस्टामिन स्टिमुलेट, हिस्टामिन स्टिमुलेट secretion of, histamine stimulates the secretion of pepsin and HCl. Stimulate of pepsin and HCl. Pepsin is a case of hormone. Pepsin and HCl. Got it? So histamine stimulates the secretion of pepsin and HCl. Now this is the purpose of histamine, and what is purpose of antihistamine? ये हिस्टामिन सब्सटेंस को खत्म कर देते हैं। क्लियर?
So two examples of antihistamine is, write down example of antihistamine, that is cimetidine, that is also known by the name Tigament, and one more example of antihistamine, ये दो याद रखना है आपको. Next is ranitidine, जिसको हम जेंटेक कहते हैं. दिस इज जेंटेक. तो जेंटेक जो होता है दैट इज कम्स अंडर एंटीहिस्टामिन. क्लियर? इसलिए ये एसिडिटी प्रॉब्लम में काम में लिया जाता है. तो सिमेटिडीन एंड टिकामिन देखा सभी ने. नेक्स्ट वन मोर टर्म दैट इज एंटी एलर्जिक हिस्टामिन. हिस्टामिन का ही एक और टाइप होता है, देखो ध्यान से. एंटासिड के अंदर हमने डिस्कस किया एंटी हिस्टामिन, एंड एंटी हिस्टामिन का एक और वर्जन दैट इज एंटी एलर्जिक एंटी हिस्टामिन. राइट डाउन एंटी एलर्जिक एंड एंटी हिस्टामिन. तो बताओ इसका क्या यूज होगा. नाम से पता चल रहा है एलर्जी को ट्रीट करने में. ओके, so it is used in cold and energy. ठीक है, that gives response to cold and allergy problem. Gives response to cold and allergy. अब देखो एंटी एलर्जी के एग्जांपल राइट डाउन. टरफेनेडाइन, एग्जांपल ऑफ एंटी एलर्जिक इज टरफेनेडाइन, जिसको सेल्डेन भी कहते हैं. टरफेनेडाइन also known as Selden. Clear? Next example is bromophenylamine. This is bromophenylamine. Like that. तो अभी तक हमने 4 दवाइयों के नाम लिखे हैं एंटी हिस्टामिन में. सिमेटिडीन और रेनिटिडीन, और एंटी एलर्जिक के अंदर टरफेनेडाइन दैट इज नोन एज सेल्डेन, और ब्रोमोफेनिरामिन. नोट डाउन. बस समहाउ आपको ये याद रखना है. यस, आपको उतना तो मैं नहीं बता सकता, वो डॉक्टर से पूछना पड़ेगा. पर अब देखो डॉक्टर भी अलग अलग टाइप के होते हैं. डिटेल में समझना इस बात. डॉक्टर अलग अलग टाइप का सेंस मतलब, जैसे एक हमारे कॉलेज में बात बताता हूँ. एक हमारे कॉलेज में डॉक्टर हुआ करते थे. ही वाज क्रिश्चियन. क्लियर? नाम भूल के, काफी इंटरेस्टिंग था. ठीक, जब भी वहां जाते कॉलेज में, बच्चे को खर्चे तो लिमिटेड आती है घर से, और कमाई के तो कोई सोर्स होता नहीं है. कुछ बच्चे तेज रहते हैं तो कॉलेज में स्टार्ट कर देते हैं कुछ ना कुछ साइड बिजनेस. नाउ जब भी वो डिस्पेंसरी में जाते हैं तो वो डॉक्टर बड़े स्पेशल थे. गेटिंग माई पॉइंट? वहां पे 20 दवाइयाँ थी, 620 टैबलेट एंड 2-3 सिरप. क्लियर? जब भी आप कौन सी प्रॉब्लम लेके जाते, जुकाम, खांसी, सिर दर्द या फिर बुखार, इसमें एक दवाई फिक्स थी, रेमसीसी. गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज रेमसीसी. अब आपको कोई भी तकलीफ हो, मिलनी वही है. गेटिंग माई पॉइंट? और भी सीरियस केस होगा तो भी वही मिलनी है. और उसके साथ साथ एक पैरासीटामोल. वन इज रेमसीसी एंड सेकंड इज पैरासीटामोल. अब वो किसी भी तरह की एलर्जी हो, कोई भी टाइप का बुखार हो, यू विल गेट सेम टेबलेट. क्लियर? मैं उसी टाइप का डॉक्टर. तो यहाँ पे आप इतने याद रखें कि सिंपली दैट इज यूज फॉर एलर्जी. क्लियर? अब वो किस तरह की एलर्जी है वो आप एमबीबीएस करो. चलिए नेक्स्ट राइट डाउन ट्रैंक्विलाइजर.
नेक्स्ट इज ट्रैंक्विलाइजर। ये जो ट्रैंक्विलाइजर होते हैं ये नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करते हैं, क्लियर, इसलिए इनको कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। राइट डाउन। नेक्स्ट इज ट्रैंक्विलाइजर। वहां पे एंटासिड कंप्लीट होता है, एंटासिड के अंदर एंटी हिस्टामिन और एंटी एलर्जिक याद रखना है। नेक्स्ट इज ट्रैंक्विलाइजर। तो ये जो ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं ये न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं, और फर्दर कोई भी डिप्रेस से रिलेटेड या फिर स्ट्रेस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या एंग्जाइटी हो, उस केसेस में ट्रैंक्विलाइजर जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर। तो आपको नीट और जेई में दो चीजें पूछी जाती है, या तो आपको इनके मतलब पूछे जाएंगे कि एंटी हिस्टामिन क्या होता है, या फिर उनके रिलेटेड जो मेडिसिन हमने लिखी बस वही पूछी जाती है। क्लियर। राइट डाउन। ट्रैंक्विलाइजर which affect which affect message transfer mechanism, which affect message transfer mechanism from nerves to receptor, from nerve to receptor. What is tranquilizer? Which affect, write down, which affect the message transfer mechanism, message transfer mechanism from nerve to receptor. Done. Next, write down, write down next line. जैसा हमने डिस्कस किया ये किस लिए काम आएगी, स्ट्रेस, मेंटल प्रॉब्लम, एंजाइटी। तो दिस इज मेजर यूज ऑफ ट्रैंक्विलाइजर, यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस, मेंटल डिजीज, स्ट्रेस, मेंटल डिजीज, एंजाइटी, स्ट्रेस, मेंटल डिजीज, एंजाइटी, irritability, irritability, irritability and excitement, and excitement. Now write down example of this tranquilizer. First is, उसके अंदर लिखें, first is noradrenaline, noradrenaline, this one is one of the important tranquilizer, noradrenaline. ये जो होता है बेटा that is neurotransmitter and responsible for the mood change. ठीक है, it is a kind of neurotransmitter, neurotransmitter and responsible for mood change. मूड चेंज के लिए ये सब्सटेंस जो है रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट, राइट डाउन अंडर दिस, इफ इट्स लेवल इज लो, इसका लेवल लो होने पे क्या होगा, राइट डाउन, इफ इट्स लेवल इज लो पर्सन सफर्स डिप्रेशन, पर्सन सफर्स डिप्रेशन, if its level is low then person suffers depression. So repeat, ये प्रेजेंट भी हो सकता है और सिंथेसाइज भी हो सकता है बॉडी एक्टिविटी की वजह से। Noted, if its level is low then person suffers depression. तो डिप्रेशन के लिए जो एजेंट काम में लेंगे दैट इज एंटी डिप्रेशन। राइट डाउन, दैट इज एंटी डिप्रेशन, जो डिप्रेशन को खत्म करेंगे। तो इसके एग्जांपल होंगे बेटा एप्रोनियाजेड, दैट इज एप्रोनियाजेड, एंड वन मोर दैट इज फेनल्जीन, एप्रोनियाजेड एंड वन इज फेनल्जीन, एक्सेट्रा, etc.
एक और एग्जांपल होता है दैट इज मैप्रोबेमेट। राइट डाउन, इसको नोट करके लिखें अलग से। राइट डाउन नोट, दिस इज मैप्रोबेमेट आर माइल्ड ट्रैंक्विलाइजर, इज माइल्ड ट्रैंक्विलाइजर। तो ये भी एक ट्रैंक्विलाइजर है जिसकी कमी से डिप्रेशन हो सकता है, दैट इज माइल्ड ट्रैंक्विलाइजर। क्लियर? नेक्स्ट, वन मोर एग्जांपल अंडर ट्रैंक्विलाइजर, दैट इज इक्वानिल। दिस इज इंपॉर्टेंट, जिसको आप स्टार मार्क करें। इक्वानिल, इसके अंदर लिखें, राइट डाउन इक्वानिल। याद रखना बेटा, जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ ये आप थोड़ा इस पे ज्यादा कोर करें। जैसे एंटी हिस्टामिन के अंदर जेंटेक इंपॉर्टेंट था, क्लियर? और ट्रैंक्विलाइजर के अंदर ये वाला नोरेड्रिलिन एंड दिस वन इक्वेनिल। राइट डाउन इक्वेनिल के अंदर लिखिए, इट इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग डिप्रेशन, it is used for controlling depression and hypertension. Controlling depression and hypertension. ठीक है? Now यहाँ पे एक और चीज आपको याद रखनी है, what is hypnotic drug? ये आपने सुना होगा hypnotic drug। इसके अंदर एक और एग्जांपल लिखें, that is hypnotic drug. Have you heard this term? No? Deficiency of what? ओके, ये नींद से रिलेटेड है, क्लियर? जिसको नींद नहीं आती तो दीज आर स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग्स। गॉट इट? आपने देखा होगा कि जिसको नींद नहीं आती, ज्यादा टेंशन होती है, तो वो भी कुछ गोलियां लेता है, तो उसके कारण भी दिमाग में थोड़ा सा जो स्ट्रेस लेवल है वो कम होता है। तो हाइप्नोटिक ड्रग किसको कहते हैं? दीज आर द स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग्स। क्लियर? रिपीट, विच वन? टेबलेट का नाम है, ठीक है, याद रखूंगा। राइट डाउन, व्हाट इज हाइप्नोटिक ड्रग? These are sleep-inducing drugs. These are sleep-inducing drugs used as. These are the sleep-inducing drugs used as tranquilizer. Used as tranquilizer. These are barbiturates. This is important. ये word important है. These are barbiturates or derivative of barbituric acid. These are barbiturates or derivative of barbituric acid. Now इसमें एग्जाम्पल लिख लें। आपने वेरोनिल बताया था, यू टोल्ड वेरोनिल, ओके, यहाँ पे तो नहीं है। राइट डाउन, दिस इज वेरोनिल, वन इज अमाइटेल, ये सारी नींद की गोलियां, वेरोनिल, अमाइटेल, नेम्ब्यूटेल, ल्यूमिनेल, वेलियम, सेरोटोनिन, एक्सेट्रा। ये जो है बेटा, ये हाइप्नोटिक ड्रग्स में आते हैं। नोटिस, एक्चुअली बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, बट वो ट्रैंक्विलाइजर जो है वो किसी न किसी पर्पज में काम आते रहते हैं, तो उनका बॉडी में लेवल लो हो जाता है, तो लो लेवल की वजह से ये बीमारी है। क्लियर? तो वो किसी पर्पज में काम आ जाए
उसका लेवल गिर जाता है, जिससे शुगर वाला सिस्टम है। लिखा सभी ने? नेक्स्ट इज एनाल्जेसिक। तो ट्रैंक्विलाइजर में जहाँ पे स्टार बना है दैट इज इम्पोर्टेंट, ये उतने इम्पोर्टेंट नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट नोराड्रेनालिन, इक्वानिल एंड बार्बिटूरेट। नेक्स्ट इज एनाल्जेसिक। नेक्स्ट केमिकल इज एनाल्जेसिक। दिस इज इम्पोर्टेंट। सबसे पहले समझेंगे एनाल्जेसिक होता क्या है। राइट डाउन, these are the chemicals, these are the chemicals which are used to reduce, these are the chemicals which are used to reduce or abolish pain, reduce or abolish or diminish। इसका मतलब होता है खत्म करना। these are chemicals used to abolish or reduce the pain, या तो दर्द को कम कर देंगे या फिर दर्द को खत्म कर देंगे। तो इसकी डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनाल्जेसिक। इसका एग्जांपल लिखें, एबोलिश। यस, एबोलिश का मतलब पेन, PAIN, पेन। ठीक है, these are the chemicals which are used to reduce or abolish pain। example, one of the most important example, aspirin, very very important। एस्पिरिन, एस्पिरिन का स्ट्रक्चर नीट में पूछा जा चुका है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एस्पिरिन। दिस इज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। दिस इज एस्पिरिन। ठीक है, ये जो एस्पिरिन होती है बेटा, ये कुछ कंपाउंड को सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, उसको रोकती है। दैट इज inhibit the synthesis of prostaglandin। Write down, it inhibit synthesis of prostaglandin which causes pain। which causes pain। ठीक है, ये जो एस्पिरिन है इसको बनने से रोकती है प्रोस्टाग्लैंडिन को, जो पेन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। राइट डाउन, ये जो ड्रग्स होते हैं ये स्केलेटन पेन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। स्केलेटन मीन हड्डियों में दर्द का भी यही रेस्पॉन्सिबल होते हैं। राइट डाउन, these drugs are effective in skeleton pain। These are also effective in skeleton pain। नेक्स्ट, इसी के अंदर एंटीपायरेटिक। तो एनाल्जेसिक की बात करें तो इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है और उसके अंदर एस्पिरिन इंपॉर्टेंट है। एस्पिरिन का स्ट्रक्चर, एस्पिरिन का नेम, दीज आर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है बेटा एंटीपायरेटिक, वो भी इसी के अंदर है। एंटीपायरेटिक का मतलब क्या होता है? पायरेटिक इज द वर्ड विच इज रिलेटेड टू फीवर। क्लियर? एंटीपायरेटिक का मतलब जो बुखार के ट्रीटमेंट में काम आएगी। क्लियर? तो कुछ ऐसी दवाइयां भी होती है जो दर्द भी कम करती हैं और बुखार के ट्रीटमेंट में भी काम आती है। जो इसका इंपॉर्टेंट एग्जांपल है पैरासीटामोल। ठीक है, तो राइट डाउन व्हाट इज एंटीपायरेटिक। These are the drugs which are used to reduce, these are the drugs which are used to reduce
fever, used to reduce fever. क्लियर? तो एंटीपायरेटिक बुखार के ट्रीटमेंट में काम आती है। एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, पैरासीटामोल। एग्जाम्पल इज पैरासीटामोल। नेक्स्ट, इसी के अंदर लिखें एंटीपायरेटिक के अंदर, नेक्स्ट लाइन। ओके, एक और दवाई आपने बताई, लेट मी रीड। ओके, डोलो। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। क्या पता उस डोलो के अंदर ही पैरासीटामोल हो। इजंट इट? इट इज अ काइंड ऑफ केमिकल, तो हो सकता है उसके अंदर किसी परसेंटेज के अंदर पैरासीटामोल प्रेजेंट। नेक्स्ट, राइट डाउन नेक्स्ट लाइन अंडर दिस। These are also these are also helpful. These are also helpful in platelet coagulation. These are also helpful in preventing platelet coagulation. ये प्रिवेंटिंग करने में, यदि प्लेटलेट कोगुलेशन होता है तो उसको प्रिवेंट करने में भी हम एंटीपायरेटिक ड्रग काम में ले सकते हैं। Got it? These are helpful in preventing platelet coagulation. Now write down note. Very important. जो एस्पिरिन है बेटा, इसका एक यूज तो हमने देखा कि दर्द निवारक है, हेल्पफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेन। इसके अलावा एस्पिरिन का यूज होता है, दैट इज यूज इन द प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक। यदि हार्ट अटैक आ रहा हो तो उसको जल्दी से एक तो पंपिंग करते हैं छाती पे, गेटिंग माय पॉइंट, और दूसरा हार्ट अटैक यदि आ रहा तो एस्पिरिन हो तो एस्पिरिन दे दो, वो हार्ट अटैक में काफी मददगार हो सकती है, बिकॉज इट इज हैविंग एंटी ब्लड क्लोटिंग एक्शन। जो ब्लड की क्लोटिंग होती है, जिससे रक्त का जो बहाव है वो कम ज्यादा होता है, तो उसको बचाया जा सकता है क्लोटिंग। ओके, तो राइट डाउन, एस्पिरिन इज ऑल्सो यूज फॉर aspirin is also used for prevention of heart attack. Aspirin is also used for prevention of heart attack due to anti-blood clotting action. Due to anti-blood clotting action. Due to anti-blood clotting action. Now, first we started with analgesics. इसकी definition clear हुई? क्या होते हैं analgesics? Which are used in the treatment of pain. Clear? अभी तक जो हमने डिस्कस किया बेटा, ये नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक। अभी तक जो हमने डिस्कस किया, these are categorized as नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक। सबसे ऊपर हेडिंग डाल दें एनाल्जेसिक के बाद में, these are नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक। मतलब नॉन नार्कोटिक का मतलब नशीले नहीं होंगे। ओके, तो दो कैटेगरी होती है एनाल्जेसिक की, एक होता है नॉन नार्कोटिक और दूसरा होता है नार्कोटिक। क्लियर? तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया, एस्पिरिन की बात करो या एंटीपायरेटिक में पैरासीटामोल, ऑल ऑफ दीज आर नॉन नार्कोटिक। नेक्स्ट, राइट डाउन नार्कोटिक एनाल्जेसिक। नार्कोटिक एनाल्जेसिक, तो इसके एग्जांपल मोर्फिन, हीरोइन, चरस, गांजा जिसे कहते हैं। ठीक है, तो राइट डाउन। नार्कोटिक का मतलब समझ में आया, ये भी दर्द को कम करने में काम आएंगे, बट ये नशीले होते हैं। ठीक है, सो वी विल अवॉइड द यूज ऑफ दीज केमिकल। नार्कोटिक का एग्जांपल राइट डाउन, मोर्फिन, मोर्फिन एंड इट्स होमोलॉग। मॉर्फिन एंड इट्स होमोलॉग मतलब मॉर्फिन और उसके मेंबर, उसके मेंबर के अंदर हीरोइन और कोडीन आता है, सच एज
such as heroin and codeine. These are narcotic analgesic used to relieve the pain. क्लियर? ये भी दर्द को खत्म करने में काम आते हैं. यूज टू relieve pain problem. But we will avoid the use of these compounds as they are harmful. They are harmful along use to. Clear? तो इनके यूज से भी ज्यादा ये हार्मफुल होते हैं. नेक्स्ट राइट डाउन वन लाइन अंडर दिस. Write down. These are also called as opiates. These are also called as opiates because they are obtained from opium poppy. They are obtained from opium poppy. ये एक पेड़ का नाम है या फिर आप इस तरह से याद रख सकते हो. Clear? Why we call them as opiates? Because they are obtained from opium poppy. Noted. देखा सभी ने why they are called as opiates? Because they are obtained from opium poppy. Next line. ये जो कंपाउंड होते हैं बेटा इनके और यूजेस हैं जैसे कार्डियक पेन, छाती में दर्द हो और टर्मिनल कैंसर हो, यदि थर्ड स्टेज कैंसर हो वहां पे भी इनका यूज हो सकता है. एंड इन द चाइल्ड बर्थ, क्लियर, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी. ठीक है, तो राइट डाउन. these are also used for cardiac pain. This one, cardiac pain, comma, pains of terminal cancer, cardiac pain, pains of terminal cancer, and in childbirth. नोटेड. फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वन. तो ये एनाल्जेसिक आपको याद रखना है, नार्कोटिक एंड नॉन नार्कोटिक. नेक्स्ट इज आफ्टर चाइल्ड बर्थ बेटा, एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ. क्लियर? एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, मीन डिलीवरी के टाइम इन चीजों से जो पेन है उसमें कमी आती है. तो बहुत सारे, ये तो साइंस सब बता रही है. पहले पुराने जमाने के टाइम, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी इन विलेजेस, वुमेन यूज टू टेक अफीम. हैव यू हर्ड अफीम? क्लियर? ओके. ये जो ओपियम हम लिख रहे हैं, वी आर राइटिंग दिस ओपियम इन हिंदी, इट इज नोन एज अफीम. क्लियर? आपने 3 वर्ड पैरेलली सुने होंगे, अफीम, चरस और गांजा. नोटेड? ऑल ऑफ दीज आर नार्कोटिक मटेरियल. ये चरस और गांजा ये थोड़े ज्यादा महंगे होते हैं. गेटिंग माय पॉइंट? सब इसको मैनेज नहीं कर पाते. अफीम की बात करें तो वो भी काफी ज्यादा कॉस्टलियर है. एक्चुअली अफीम जो होता है उसका एक मिल्क आता है, देयर इज वन ट्री, अफीम की खेती होती है. क्लियर? उसका लाइसेंस होता है, बहुत लंबी हिस्ट्री है. अफीम की एक खेती होती है, वो खेती हर कोई नहीं कर सकता, उसके लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस मिलता है. तो अफीम की खेती से एक दूध निकलता है, मिल्क. क्लियर? वो जो मिल्क है वो 1 या 2 दिन में वो they are harmful, then why people sell and buy it. बहुत तरह के लोग हैं. गेटिंग माय पॉइंट? तो हाँ, बात हुई थी अफीम की. तो अफीम जो है बेटा वो एक एज ए मिल्क वहां से निकलता है ट्री से, प्लांट से. उसके बाद उसमें गुड़ वगैरह और भी चीजें बढ़ा के उसकी पीसेस बनाए जाते हैं, मीन्स उसके स्लाइस बनाए जाते हैं. गेटिंग माय पॉइंट? चक्की बनाई जाती है उसकी. रोटेड बर्फी, अफीम की बर्फी. तो वो ब्राउन कलर की होती हैं
मिल्क 16 के बेसिस पे बिकता है, बहुत ज्यादा महंगा। और अफीम आते आते वो भी 16 हो जाता है, बट रेट डिक्रीज हो जाती है। तो वो आज भी काफी जगह मिल जाता है। बट हीरोइन और ये जो चीजें हैं ये ज्यादा आप कह सकते हैं इलीगल हैं। ऑल्सो अफीम भी इलीगल है, बट फिर भी उसकी खेती इंडिया में होती है और वो इंडिया में मिल जाता है। तो यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। हाँ, उसका आंसर कि हार्मफुल है फिर भी देते हैं। बेटा अलग अलग क्वालिटी के नमूने होते हैं, क्लियर? तो वी आर नॉट अमॉन्ग देम। चलिए टेक ए स्क्रीनशॉट। एक शाहरुख जी के बेटे हैं। तो यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और केमिकल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस।